बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है स्टैटिस्टिक्स 2 का, जिसका कोड 395 है, उसकी असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बेसिकली इंटर एफएआई कॉम लेवल का जो है वो कोर्स है और इस वीडियो में मैं आपको जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 की जो है वो समझाऊंगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो समझाऊंगा। स्पेशली जो कैलकुलेशन वाले सवाल होंगे तो मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है, ताकि कोई भी स्टेप कंसेप्ट आप मिस ना कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आप अपने फैलोज तक शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है जी आपके पास, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या होता है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते होते हैं। ये देखें, ये इसका दूसरा नाम लिखा हुआ है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम बेल कर्व भी जो है वो कहते होते हैं। ठीक है जी, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो हम बारी बारी पढ़ते हैं कि पहली इंपॉर्टेंस जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से है। इसमें ये कहता है कि जब सैंपल का जो साइज है वो इंक्रीज करता है, ठीक है जी, तो जो अप्रोच सैंपल है वो आपके पास सैंपल का जो मीन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस वजह से ये जो है वो यूज की जाती है। दिस जस्टिफाइज द यूज ऑफ नॉर्मल बेस इनफरेंस फॉर लार्ज सैंपल। यानी जब आपके पास सैंपल साइज ज्यादा हो जाता है तब आप जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करते होते हैं। दूसरा इसका जो यूज है वो लिखा हुआ है कॉमन नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, कि जो आपके पास नेचुरल फिनोमिना होते हैं वो भी और जो दूसरे जो सोशल फिनोमिना होते हैं जैसे हाइट हो गया, टेस्ट स्कोर, मेजरमेंट, ठीक है, ये भी बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फॉलो करते हैं। फॉलो अप्रोक्सीमेटली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ द मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट लिखा हुआ जी मैथमेटिकल ट्रैक्टेबिलिटी। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज कन्वीनियंट प्रॉपर्टीज, यानी ये लीनियर होती है आपके पास। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, आर नॉर्मल इट इज फुली डिस्क्राइब बाय द टू पैरामीटर्स मीन और वेरिएंस से इसको हम जो है वो डिफाइन करवा सकते हैं। यानी अगर ये फाइंड कर ले तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये लीनियर होती है, जिसका जो आप आगे जाके मजीद डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे आपको इस बात का जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास बेसिस फॉर मैनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, कि पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं जैसे टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट, चाई स्क्वेयर टेस्ट हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो असम्पशंस होती हैं उनके ऊपर रिलाई करते हैं। मैनी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि बहुत से जो आपके पास स्टैट में टेस्ट हैं वो इस के फार्मूला से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी इंपीरिकल रूल के नॉर्मल डाटा फॉर नॉर्मल डाटा अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द वैल्यूज जो होती हैं वो बेसिकली आपके पास जो है वो मीन और वेरिएंस के अंदर अंदर लाई कर रही होती है, इनके सम और डिफरेंस के अंदर अंदर लाई करती हैं। ठीक है, और 95% डाटा जो है वो इस रेंज के अंदर होता है। ठीक है जी, बेल कर्व जब बनाते हैं उसका, तो 99.7% डाटा इस रेंज के अंदर होता है, विच एड्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी। तो ये सारी बातें जो है वो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे। अब हम चलते हैं जी अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 बी की तरफ। तो लिखा हुआ है रडार यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ कार ऑन अ मोटरवे। के एक रडार यूनिट लगाया गया जो कि मोटरवे पर गाड़ियों की स्पीड को जो है वो कैलकुलेट करता है। द स्पीड्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी मीन गिवन है जिसको म्यू से जो है मैं रिप्रेजेंट करूंगा 90 किलोमीटर पर आवर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये सिग्मा आपके पास जो है वो 10 है। हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है पी दैट अ कार पिक्ड एट अ रैंडम इज ट्रैवलिंग एट मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, यानी वो एक लिमिट से जो है वो ज्यादा ट्रैवल कर रही है, 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ट्रैवल कर रही है। तो हमारा जो वेरिएबल है वो इस वक्त एक्स यानी स्पीड ऑफ द कार है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ये 100 से ज्यादा होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने हैं उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो इसको कन्वर्ट कर देंगे जी में। ये फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। सारी वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू 100 है, म्यू की वैल्यू जो है वो 90 और सिग्मा की वैल्यू 10। ये देखें जी, ये हमने जी स्कोर जो है वो कंप्यूट कर लिया है, इसका आंसर 1 आ गया। तो हम अब जो है वो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे जी जो है वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू चाहिए जिसका फार्मूला ये होता है। तो अब टेबल से देखें, जी टेबल से तो इसकी वैल्यू ये बनती है। ठीक है जी, तो ये जो वैल्यू है जी लेस देन इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू ये है, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 1 में से माइनस करा देता हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1
आ जाएगी, ठीक है जी। और ये जो कि z है वो आपके पास इस तरह से उसको मैं लिख सकता हूँ x की फॉर्म में, ठीक है। यानी किया क्या है, सवाल ये किया कि हमने अपनी आसानी के लिए पहले इसको z में चेंज कर दिया है। z में चेंज करने के बाद z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकाली है, ठीक है, वो ये आई है। और यही आंसर आपके पास x ग्रेटर देन 100 का जो है वो होगा। तो यानी गाड़ी की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास जिसकी स्पीड 100 से ज़्यादा होगी वो ये है, ठीक है। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 15.87% आपके पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज मींट बाय सैम्पलिंग, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग ओवर कंप्लीट इनुमरेशन, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले सैम्पलिंग को डिफाइन कराना है और उसके बाद उसके एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है, इनुमरेशन से वो किस तरह से बेटर है। तो सबसे पहले सैम्पलिंग की डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। यानी आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से आपने कुछ जो डाटा है वो सिलेक्ट किया। जैसे मिसाल के तौर पर हम जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स का जो है वो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, हाइट के हवाले से उनकी हाइट कैलकुलेट करते हैं, तो वो पॉपुलेशन बनेगा। उसमें से अगर मैं 100 लोगों का जो है वो सिर्फ हाइट कैलकुलेट करता हूँ तो वो एक पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा होगा जिसको हम सैंपल कहते होते हैं। ये है सैम्पलिंग, ठीक है, पॉपुलेशन। और उसको देखकर हम एस्टीमेट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन, यानी उन 100 लोगों की हाइट कैलकुलेट करके हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट इतनी होगी। इट इज यूज व्हेन स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज इम्प्रैक्टिकल, यानी ये तब यूज किया जाता है जब आपके पास जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी उसको इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, एक तरह से नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके सैम्पलिंग के ओवर कंप्लीट इनुमरेशन यानी सेंसिस के, तो ये पढ़ते जाएं। कॉस्ट, ठीक है, कि सैम्पलिंग जो है वो आपके पास चीपर होती है क्योंकि इसमें आपके पास लोअर यूनिट्स जो हैं लो तादाद आ जाती होती है। फिर है जी टाइम, कि ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है क्योंकि इसमें डाटा कलेक्शन इजी होती है, एनालिसिस फास्टर हो जाती हैं क्योंकि सैंपल का साइज थोड़ा कम होता है। एक्यूरेसी इसलिए ज़्यादा हो जाती है इसमें क्योंकि हम लो नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं या लो नंबर ऑफ गुड्स या थिंग्स जो हैं वो स्टडी कर रहे होते हैं। Carefully designed sample can yield more accurate result than the census due to reduced non-sampling error, और इससे एरर भी जो है वो कम हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है, when testing destroys the product, ठीक है जी, सैम्पलिंग इज द ओनली फिजिबल मेथड, ठीक है, कि टेस्ट करते हुए जो है वो बाद दफा प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द लाइट बल्ब टाइप की चीजें, तो सैम्पलिंग जो है वो ज्यादा फिजिबल रहता है। एक्सेसिबिलिटी क्या है जी, एक्सेसिबिलिटी को पढ़ लें जरा, कि इन सम पॉपुलेशंस सेंसिस इज इम्पॉसिबल, सैम्पलिंग प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एस्टिमेट, कि कुछ पॉपुलेशंस ऐसी होती हैं जिनको कैलकुलेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे तमाम मछलियाँ लेक में, ये क्वाइट नियर टू इम्पॉसिबल है इन तमाम मछलियों को स्टडी करना, तो फिर हम कुछ मछलियों को जो है वो स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग जो है वो आपको एक तरह से प्रैक्टिकल एस्टिमेट्स प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका डिटेल्ड स्टडी विद द सैंपल मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड पर यूनिट कंपेयर टू अ सेंसिस, ठीक है, कि सेंसिस के मुकाबले में जो है वो हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो साइज़ है नंबर ऑफ पर्सनस का वो कम होता है, ठीक है, तो उसको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है, कि एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, ठीक है, कि आपने जो है वो सैंपल मीन्स के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस के को मद्देनजर रखते हुए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज जो है वो बतानी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम पहले लिखेंगे x1 और x2 जो है बार लगा के सैंपल मीन्स है टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन के, जिसकी ये जो है वो मीन्स है, ठीक है जी, और ये वेरिएंस है, ठीक है। ये दो आपके पास सैंपल मीन्स है, ये उनकी मीन्स और ये उनकी वेरिएंस है बेस्ड ऑन द सैंपल साइजेस n1 n2, और इनके जो साइजेस हैं इसका n1 है और इसका साइज n2 है, ठीक है जी। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी x1 बार माइनस x2 बार की। सबसे पहली प्रॉपर्टी के मीन जो होगा वो इक्वल होगा म्यू ऑफ x1 माइनस x2 दोनों के मीन के डिफरेंस के, अनबाइस्ड होगा यानी ये। और इसी तरह जो वेरिएंस होता है वो आपके पास दोनों का जो डिफरेंस है,
ठीक है, उसका जो वेरिएंस है वो दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, उसका ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस, यानी ये दो वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंस होने चाहिए। फिर है जी स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, कि इसका जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है वो ये आपके पास होता है। नेक्स्ट है जी शेप। इफ द बोथ पॉपुलेशंस आर नॉर्मल, ठीक है, अगर दोनों नॉर्मल है F1 N1 एंड N2, ठीक है, आर लार्ज, और ये बहुत ज्यादा लार्ज भी हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। यानी ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अगर आपके पास जो सैंपल का साइज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। और जी स्टैटिक्स फॉर द लार्ज सैंपल, तो जी का ये फार्मूला होता है जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करता है। इसी तरह टी स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है जी, टी स्टैटिस्टिक है फॉर स्मॉल सैंपल्स, कि अगर आपके पास सैंपल जो है वो स्मॉल है जिनकी वेरिएंस तकरीबन इक्वल है, ठीक है, व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल सिग्मा स्क्वायर, ये अननोन है, तो हम पूल्ड वेरिएंस जो है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें डीएफ जो है वो इसके इक्वल होता है। तो ये सारे, यानी इसमें करना क्या है, इसमें जस्ट आपने ये फार्मूले जो है ना वो याद रखने के किसका कौन सा फार्मूला होता है, ये सारे फार्मूले आपने जो है वो बताने हैं डिफरेंस के हवाले से। तो ये सारी बातें हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2C है, डिस्क्राइब द नीड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, कि हमें क्यों हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो है वो जरूरत पड़ती है एस्टिमेशन की प्रेजेंस में, अप्रोक्सीमेशन की प्रेजेंस में। ठीक है जी, तो सोल्यूशन है जी इसका, एस्टिमेशन यानी पॉइंट वाली हो या इंटरवल वाली हो, प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करती है, या एक रेंज प्रोवाइड करती है फॉर एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है जी, कि एक अननोन पैरामीटर के लिए जो है ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू इन केस ऑफ अ पॉइंट या फिर रेंज प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ अ इंटरवल। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करता है, हाउएवर सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस। इसका एक अलग थोड़ा सा पर्पस होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग, कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो हमें या रिसर्चर्स को अलाउ कर देती है टू मेक बाइनरी डिसीजन। ठीक है, कि वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं। बाइनरी डिसीजन का मतलब है जिसमें दो डिसीजन होते हैं, या तो रिजेक्ट किया जाएगा आपके पास जो है हाइपोथेसिस, या फिर नॉट रिजेक्ट अ क्लेम, उसको या तो नहीं रिजेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन सैंपल एविडेंस या डाटा के कैलकुलेशन को बेस बनाकर जो है। ठीक है, या तो आप जो है वो क्या करेंगे, किसी डिसीजन जो आपने लिया उसको रिजेक्ट करेंगे क्लेम को, या फिर नहीं रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अ ड्रग मैन्युफैक्चरर मे नीड टू डिसाइड वेदर अ न्यू ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन एन ओल्ड वन। कि एक ड्रग मैन्युफैक्चरर है, यानी दवाइयां बनाने वाला है, तो वो ये डिसाइड करना चाहता है कि जो मैंने ड्रग नहीं बनाई है वो पुरानी से ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं है। अ सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल अलोन डज नॉट डायरेक्टली आंसर इज इट बेटर। यानी जो आपके पास सिंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा ना, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट आंसर या ज्यादा डिटेल में सही आंसर नहीं बता पाएगा कि ये जो दवाई नहीं बनाई गई है ये पुराने वाली से ज्यादा बेहतर है कि नहीं है। इसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो की जाएगी। कंट्रोल ऑफ एरर, कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो क्वांटिफाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 फॉल्स नेगेटिव एरर। ठीक है जी, कि ये प्रोबेबिलिटी को जो है उसको यूज करके तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स के बारे में जो है फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव के बारे में आपको बताता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है वो रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। साइंटिफिक वैलिडेशन, इन मैनी फील्ड थ्योरीज आर टेस्टेड बाय सेटिंग अप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। के साइंस की फील्ड में जो है बहुत सी थ्योरीज जो है वो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बेस पर जो है वो सेटअप की जाती हैं, और इनकी जो एस्टिमेशन है गिव्स मैग्नीट्यूड बट टेस्टिंग आंसर्स वेदर ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि एस्टिमेशन जो है वो आपको एक आंसर तो दे देती है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे देती है, लेकिन इन आंसर्स की जो टेस्टिंग है, ठीक है, कि ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पता चलता है। ठीक है जी, इसके अलावा जी कॉम्प्लीमेंटरी रोल्स, डिस्टिंग्विश सिग्नल फ्रॉम द रैंडम एरर। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो मैं इसको जो है वो स्किप करता हूँ। ठीक है जी, आप जो है वो इनको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। काफ़ी इजी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंटरी रोल है, इसमें लिखा हुआ जी कि एस्टिमेशन जो है वो हमें बताती है कि हाउ मच यानी कितना, और हाइपोथेसिस बताता है इज द इफेक्ट रियल, यानी जो इफेक्ट हुआ है वो रियल है कि नहीं है। और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि डिस्टिंग्विश सिग्नल फ्रॉम रैंडम एरर, के पॉइंट एस्टीमेट जो होता है वो आपको ये बताता है कि आपके पास जो है वो सैंपल ऑलवेज डिफर स्लाइटली फ्रॉम अ थ्योरेटिकल और बेसलाइन वैल्यू, के ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है जी, या बेसलाइन वैल्यू से थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताती है कि ये चेंज जो है वो क्या इतना ज्यादा है
या इतना कम है कि हम इसको आगे यूज कर सके। ठीक है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इवैल्यूएट्स वेदर द डिफरेंस इज लार्ज इनफ टू बी स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल, कि ये जो चेंज आ रहा है ओरिजिनल वैल्यू से अगर ज्यादा चेंज आ रहा है तो भी क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो आगे ये ऑब्जेक्टिव बाइनरी डिसीजन फ्रेमवर्क, इसमें आपको यस और नो के मुताबिक जो है वो या तो आप किसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या किसी क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं या उसको डिनाई करते हैं। और फिर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स है। ठीक है कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक टूल्स जो है नेसेसरी वो प्रोवाइड करता है ताकि हम कंफर्म कर सकें या रिफ्यूट कर सकें एग्जिस्टिंग क्लेम्स को, किसी बात को जो है वो डिनाई कर सकें या उसको एक्सेप्ट कर सकें। तो ये सारी बातें जो है वो इसमें आपने लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व करने वाला है। ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन है। A manufacturer of chips for computer is in the process of deciding whether to replace its current semi-automatic assembly line with a fully automatic assembly line। ठीक है कि एक मैन्युफैक्चरर है, बिजनेसमैन है जो कि कंप्यूटर की जो चिप्स हैं वो बनाता है। ठीक है, अब उसके पास जो मशीनें वगैरह हैं वो सेमी ऑटोमेटिक हैं और वो ये चेक करना चाहता है कि अगर मैं इन सेमी ऑटोमेटिक मशीनों को, ठीक है, वो चेंज कर दूं फुली ऑटोमेटिक से, ठीक है, तो क्या उसके लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ही हैज गैदर्ड डाटा अबाउट आवरली चिप प्रोडक्शन। उसने जो है वो 1 घंटे में जो है वो कितनी चिप्स प्रोड्यूस होती हैं कंप्यूटर चिप्स सेमी ऑटोमेटिक से और फुली ऑटोमेटिक से। ठीक है, तो उसके बारे में उसने डाटा जो है वो इकट्ठा किया है, विच इज समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल, जिसका ये टेबल बना हुआ है। ठीक है कि सेमी ऑटोमेटिक लाइन है, उसका मीन ये, स्टैंडर्ड डेविएशन ये, और 150 जो है वो आपके पास चिप्स बनती है ऑटोमेटिक के लिए, उसका मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये और सैंपल साइज ये है। स्टेट एंड टेस्ट एट द 0.02 level of significance approximate hypothesis to help the researcher। ये हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करके रिसर्चर की हेल्प करनी है, इस मैन्युफैक्चरर की हेल्प करनी है ताकि उसे पता चल सके कि वाह एक बाकी उसे जो है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं उनको रिप्लेस कर देना चाहिए फुली ऑटोमेटिक असेंबली लाइन के साथ। तो अब इसको देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होगा। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले हम गिवन डाटा कुछ लिख लेंगे। x1 बार जो है 198, x2 बार 206 है, ये दोनों आगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों की आ गई और उसके बाद सैंपल साइज दोनों का आ गया, सिग्निफिकेंस लेवल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोथेसिस जो है वो हम डिफाइन करवा लेते हैं। ठीक है, पहला है जी हमारे पास नल हाइपोथेसिस के दोनों आपके पास बराबर हैं, x1 यानी μ1 इक्वल μ2 कह लो या x1 इक्वल x2 कह लो, नो डिफरेंस इन द मीन आवरली प्रोडक्शन। ठीक है कि मीन आवरली प्रोडक्शन में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक दूसरा है जी आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि μ1 लेस देन μ2, यानी ऑटोमेटिक लाइन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ये वाला μ2 बड़ा है μ1 से। ठीक है, मीन इज हायर है। सिंस द मैन्युफैक्चरर वांट टू नो इफ द ऑटोमेटिक लाइन इज बेटर वी यूज अ वन टेल टेस्ट। हम इसके लिए जो है वो वन टेल टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये उसके कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे। ये जो नीचे जो फार्मूले में लिखा हो ना, जी स्कोर के नीचे ये जो फार्मूला लिखा हो ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है। सबसे पहले ये हम फाइंड कर लेते हैं स्टैंडर्ड एरर का। ये देखें जी, वैल्यू पुट करूंगा, S1 की जगह 32 उसका स्केयर ओवर N1 की जगह 150 प्लस S2 की जगह 29 ओवर 200, इनका स्केयर लूंगा, ये आ जाएगा, इसको 150 पे डिवाइड कराएं, ये आ गया, इसका स्केयर लें, ये आ जाएगा, इसको 200 पे डिवाइड कराएं, ये आ जाएगा, दोनों को जमा करा के अंडर रूट ले लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम z जो है उसको कंप्यूट करते हैं। ठीक है जी, तो ये z का जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट की है हमने, x1 की 198 माइनस x2 की 206 और नीचे ये स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू निकाली है ये वाली ये यहाँ पे पुट कर दूंगा, डिवाइड कराया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये जी स्कोर का जो है सिग्निफिकेंस लेवल जो आपके पास 0.02 है उसके मुताबिक। अब देखते हैं जरा स्टेप 3 ये है कि हमने क्या करना है नेक्स्ट। अब मैं जी टेबल को चेक करूंगा, जी टेबल के ऊपर सिग्निफिकेंस लेवल 0.02 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो -2.054 आ रही है। ठीक है, लेकिन हमारी जो वैल्यू कंप्यूट जी आई है वो ये वाली आई है। ठीक है जी, तो डिसीजन क्या लिया जाएगा कि ये जो हमारा जी आया है वो लेस देन है इससे, तो हम क्या कर देंगे, H0 को रिजेक्ट कर देंगे, यानी जो हमारा नल हाइपोथेसिस था कि दोनों जो है वो बराबर प्रोड्यूस करती हैं चिप्स, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब हुआ क्या है, कंक्लूजन क्या निकाली है कि सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है हमारे पास एट द 0.02 सिग्निफिकेंस लेवल टू कंक्लूड दैट ऑटोमेटिक असेंबली लाइन जो है वो ज्यादा उसका मीन है, हायर मीन आवरली प्रोडक्शन, और वो ज्यादा जो है वो कंप्यूटर चिप्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो हमें उसको बताना चाहिए द मैन्युफैक्चरर शुड कंसीडर रिप्लेसिंग, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें और ऑटोमेटिक लाइन प्रोड्यूसेस जो है वो ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा।
अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3b की तरफ। लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी ऑफ अ रिजल्ट, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, कि हमने बेसिकली बताना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में जो है वो क्या फर्क है। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है किसी भी एक्सपेरिमेंट के बाद, वो ओरिजिनल वैल्यू के कितना करीब है, हाउ क्लोज द बायर वैल्यू इज टू द ट्रू। ठीक है, और जितनी दूर होगी उतना जो है वो एरर आएगा। इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर। जबकि प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि एक एक्सपेरिमेंट जो है वो आप बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है, तो उन वैल्यूज के दरमियान जो है वो कितना डिफरेंस आ रहा है, कि हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, के बार बार एक ही प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करवा रहे हैं तो रिपीटेड जो मेजरमेंट्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो एक दूसरे के कितना करीब है। इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ अ रैंडम एरर, ये रैंडम एरर को जो है वो इंडिकेट करता है। यानी प्रिसाइज मेजरमेंट हैज लो स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अगर आपके पास जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट्स में यानी बार बार जो रीडिंग है वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो इसका मतलब कि रैंडम एरर बहुत ही कम है। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में भी इनके जो हैं वो लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट और अ सैंपल एस्टिमेट टू द एक्चुअल ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू। और प्रिसीजन का मतलब होता है डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, एग्रीमेंट और रिपीटेबिलिटी अक्रॉस मल्टीपल इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ठीक है, यानी इसमें एक्चुअल वैल्यू के करीब होना है और इसमें डिफरेंट ट्रायल्स जो आपने लिए हैं उन वैल्यूज का आपस में एक दूसरे के क्लोज होना है। इसमें फोकस किया जाता है सिस्टमैटिक एरर, यहाँ पे जो है वो मिनिमाइज किया जाता है रैंडम स्कैटर और वेरिएंस एरर को। ठीक है, इसमें मेट्रिक होता है जी आपके पास मीन एरर या बाइस। ठीक है जी, और इसमें मेजर्ड वाया स्टैंडर्ड वेरिएशन और वेरिएंस। इसके बाद हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। पहली एग्जांपल है जी डार्ट बोर्ड एग्जांपल की, एक्यूरेट एंड प्रीसाइज डार्ट्स क्लस्टर्ड नियर द बुल्स आई। ठीक है जी, यानी अगर वो जो डार्ट्स जो हम फेंकते हैं, ठीक है, अगर वो बुल्स आई के बिल्कुल सारी ही करीब जाके लगती हैं उसके बिल्कुल दरमियान में, तो वो जो आपके पास डार्ट्स जो फेंके गए हैं वो एक्यूरेट भी होंगे और प्रीसाइज भी होंगे। एक्यूरेट बट नॉट प्रीसाइज, यानी डार्ट्स स्कैटर अराउंड द बुल्स आई, यानी उस बुल्स आई के जो है वो करीब करीब जाकर जो है वो गिरते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो डार्ट फेंकने की जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है लेकिन प्रीसाइज नहीं है। ठीक है, एवरेज इज करेक्ट बट स्प्रेड आउट। प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट का मतलब क्या है कि डार्ट्स टाइटली क्लस्टर्ड, कि एक दूसरे के करीब करीब जरूर हैं डार्ट्स जो हमने फेंके हैं, लेकिन वो बुल्स आई के करीब नहीं है, उससे दूर है। ये आप वीडियो में भी जो ये इमेज में भी जो है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है लेबोरेटरी स्केल की का, स्केल दैट कंसिस्टेंटली रीड्स 5 ग्राम फॉर अ 5 ग्राम वेट इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रीसाइज, यानी कि एक लेबोरेटरी स्केल से आपने किसी चीज का वेट कैलकुलेट किया है, ओरिजिनल उसका 5 है और उसने भी 5 ही कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास प्रीसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अच्छा, अब अगर हम जो है वो बार बार उसको रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, वो दे देता है 4.95 या 5.05 या 4.98 जो कि ओरिजिनल की क्या है करीब करीब वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट है लेकिन बट नॉट वेरी प्रीसाइज, कुछ फैली हुई भी वैल्यूज हैं। और अगर आपके पास इफ इट ऑलवेज रीड 4.80 जो कि आपके पास प्रीसाइज तो बन जाएगा लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी बातें जो हैं वो क्वेश्चन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एस्टिमेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। ठीक है जी, तो एस्टिमेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सैंपल डाटा टू इन्फर द वैल्यू ऑफ एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, कि आपने कुछ डाटा जो आपने किसी पॉपुलेशन से कलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसको जो है वो आपने यूज करना है। ठीक है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। इट इंक्लूड्स पॉइंट एस्टिमेशन, यानी अगर सिंगल वैल्यू आती है, और इंटरवल एस्टिमेशन अगर रेंज आती है। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब ये है कि जो आपने डाटा इकट्ठा किया है ना, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से उसकी कुछ वैल्यूज निकालनी है जो कि आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कहलाएंगी। ठीक है, ये डिफरेंस लिखा हुआ है, आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। कि एस्टिमेटर होता है बेसिकली एक रूल या फार्मूला होता है जो कि एस्टिमेट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो एस्टिमेट है वो बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि किसी खास स्पेसिफिक सैंपल के लिए कोई फार्मूला लगाकर निकाली जाती है। एग्जांपल है जी सैंपल मीन, इसकी ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी, और सैंपल हाइट के लिए ये एग्जांपल बन जाएगी, ठीक है, कि 165 सेंटीमीटर। और ये जो फार्मूला होता है सैंपल टू सैंपल चेंज होता जाता है। ठीक है, और फिक्स नंबर रहता है एस्टीमेट अगर एक दफा कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, इसको इससे डिनोट करूंगा या इससे, और ये स्पेसिफिक नंबर से जो है वो डिनोट किया जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एस्टिमेटर होता है ना, ये बेसिकली एक फंक्शन है, फार्मूला है, और एस्टिमेट जो है वो उसका रिजल्ट है। यानी उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके जो जवाब आता है वो एस्टिमेट कहलाता है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन वन टेल एंड टू टेल हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है जी। व्हेन वुड यू चूज टू यूज अ वन टेल टेस्ट वर्सेस अ टू टेल टेस्ट, यानी कब हम वन टेल टेस्ट यूज करेंगे, कब टू टेल टेस्ट यूज करेंगे, एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेबुलर फॉर्म में जो है ये आपने जो है वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी वन टेल टेस्ट में जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो ग्रेटर देन या लेस देन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये नॉट इक्वल के लिए यूज होता है। रिजेक्शन रीजन जो होता है उसमें आपके पास जो है वन टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है एक तरफ से। ठीक है, और इसमें दो टेल्स जो हैं वो बनती होती हैं। इसमें क्रिटिकल वैल्यू जो होती है वो ये है, उसका जो जी स्कोर है वो ये है। इसमें आपके पास जो है क्रिटिकल वैल्यू ये, उसका जी स्कोर ये होता है। पावर फॉर अ डायरेक्शनल इफेक्ट, यानी हायर पावर टू डिटेक्ट एन इफेक्ट इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी इस फार्मूले में वन टेल टेस्ट में जो है वो ज्यादा एबिलिटी होती है कि वो एक खास डायरेक्शन में जो है वो इफेक्ट को डिटेक्ट कर सके, जबकि इसमें लोअर पावर फॉर अ डायरेक्शनल इफेक्ट बट डिटेक्ट्स डेविएशन इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, इसमें एक डायरेक्शन की तरफ जो है इफेक्ट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये डिटेक्ट कर लेता है डेविएशन को बोथ डायरेक्शन में। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं कि कब कौन सा किस तरह से यूज करना चाहिए। ठीक है, व्हेन टू यूज वन टेल टेस्ट, व्हेन द रिसर्च क्वेश्चन इज डायरेक्शनल। ठीक है, एक डायरेक्शन की तरफ होता है। डज द न्यू ड्रग इंक्रीज सर्वाइवल टाइम, यानी ये इंक्रीज क्यों हमने देखना है, तो हम वन टेल टेस्ट यूज करेंगे। व्हेन ओनली वन डायरेक्शन इज प्रैक्टिकली मीनिंगफुल होता है टेस्टिंग इफ अ न्यू मशीन रिड्यूसेस डिफेक्ट रेट, यानी जब आपने एक डायरेक्शन में कोई चीज डिटेक्ट करनी हो, एक डायरेक्शन में जो है वो इफेक्ट फाइंड आउट करना हो, तब आपने वन टेल टेस्ट यूज करना है। और टू टेल टेस्ट का भी यूज करना है व्हेन द रिसर्चर इज इंडिकेटेड इन एनी डिफरेंस, जब डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस के लिए दो डायरेक्शंस आएंगी, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों जो है वो आपके पास जब अंडर स्टडी हो। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो तब टू टेल टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स कंपेयरिंग टू ट्रीटमेंट्स विदाउट प्रायर एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं उसको आपने जो है दो ट्रीटमेंट्स की चेकआउट करना हो। ठीक है, किसी खास डायरेक्शन को मद्देनजर ना रखते हुए। ठीक है, विदाउट प्रायर एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद हम कुछ इसके एडवांटेजेस कह लें या इम्प्लीकेशन कह लें कि वन टेल टेस्ट जो होता है वो गिव मोर पावर टू डिटेक्ट एन इफेक्ट इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, कि वन टेल जो टेस्ट होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो एक डायरेक्शन में जो है वो डिटेक्ट जो है वो कर सकता है किसी भी इफेक्ट को। ठीक है, बट कैन नॉट डिटेक्ट एन इफेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कि ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इफेक्ट को डिटेक्ट नहीं ज्यादा सही तरह से कर पाता। If the effect is in the opposite direction, the null will not be rejected even if a large difference exists। ठीक है, कि ये वन टेल टेस्ट जो है वो opposite direction के लिए अप्लाई नहीं होता। और टू टेल टेस्ट जो है वो मोर कंजर्वेटिव होता है, रिक्वायर लार्ज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर सिग्निफिकेंस बट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मिसिंग एन इफेक्ट इन आइदर डायरेक्शन, यानी ये बोथ डायरेक्शन के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इट इज प्रेफर्ड, ये तब यूज किया जाता है व्हेन द रिवर्सल इज पॉसिबल एंड वुड बी इक्वली इंटरेस्टिंग, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो भी पॉसिबल हो। ठीक है, और वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितनी एक डायरेक्शन है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो लिखा हुआ है डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर व्हिच अ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि वो कंडीशंस बताएं जब आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करनी है इन कंस्ट्रक्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल, जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, कुछ एस्टिमेटेड रेंज जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ सिनेरियोज वेयर टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, कहानी हमने शुरू की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन नंबर 1 में, के उसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। अब टी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कि टी जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ज्यादा बेहतर यूज होती है। तो पहला है जी कंडीशंस फॉर यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन, कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करनी है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अननोन हो। ठीक है, एंड मस्ट बी एस्टिमेटेड बाय द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस। ठीक है, द सैंपल साइज जब स्मॉल हो, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा बेहतर होती है जब सैंपल साइज बड़ा होता है। तो फॉर अ लार्जर एन द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट्स नॉर्मल, यानी जैसे ही एन जो है आपके पास सैंपल साइज बड़ा होगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाती है। द पॉपुलेशन फ्रॉम
विच द सैंपल इज ड्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, ठीक है, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर वेरी स्मॉल एंड फॉर मॉडरेट एंड टी टेस्ट इज रोबस्ट टू मॉडरेट नॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है, कि पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन, कि वो पॉपुलेशन जहां से आपने सैंपल को ड्रॉ किया है इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, ठीक है, कि वो जो है वो आपके पास नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये लिखा हुआ है। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, ठीक है, कि पहले एस्टिमेटिंग द मीन वेट ऑफ न्यू बॉर्न्स फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ 15 बेबीज। आप देख सकते हैं कि 15 बेबीज हैं तो सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा है, तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन, यानी हमें जो है वो एग्जैक्ट पॉपुलेशन का भी नहीं पता, ना उसके वेरिएंस का पता है, ठीक है, स्मॉल सैंपल साइज है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज की जा सकती है। फिर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर टेक 10 मेजरमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट डायमीटर टू एस्टिमेट द ट्रू मीन, ठीक है, कि क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो है वो किसी प्रोडक्ट का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए, ट्रू मीन कैलकुलेट करने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए 10 मेजरमेंट्स करता है। चूंकि ये सैंपल साइज स्मॉल है, 10 दफा मेजरमेंट करनी है तो टी यूज किया जाएगा, बिकॉज सिग्मा इज अननोन एंड एन इज स्मॉल, ठीक है जी। बिफोर अ न्यू ड्रग इज अप्रूव्ड अ स्मॉल पायलट स्टडी एन इक्वल 12 एस्टिमेट द मीन रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है, कि जो नई दवाई है, ठीक है, वो कितना जो है वो आपके पास ड्रग अप्रूव करने से पहले जो है वो चेक किया जाता है कि ये जो नई दवाई बनाई गई है वो कितना जो है ब्लड प्रेशर रिड्यूस करती है। चूंकि 10 दफा या 12 दफा किया गया है, पॉपुलेशन साइज जो है वो हमें पता नहीं है इतना, लेकिन जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है तो टी इंटरवल जो है वो यूज किया जाएगा। यहाँ नोट लिखा हुआ है व्हेन सिग्मा इज नोन इवन फॉर स्मॉल सैंपल द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज। जब ये पता होगा हमें, ठीक है, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। एन लार्ज होगा एंड टी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी क्लोज, और जब एन जो है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 30 या उससे प्लस हो जाएगा, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5b की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बायस इन एस्टिमेशन, यानी एस्टिमेशन के प्रोसेस में हमने बायस का कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करना है। हाउ डज बायस इंपैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेट, और कैसे जो है ये आपके पास एक्यूरेसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, एस्टिमेट की जो एक्यूरेसी है वो कैसे इससे चेंज वगैरह हो सकती हैं। व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी एम्प्लॉयड टू मिनिमाइज द बायस इन स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, ठीक है, और कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो हम एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है, कि बायस को जो है वो मिनिमाइज कर सकें ड्यूरिंग द एस्टिमेशन कैलकुलेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है, बायस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर एंड द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, कि ये बेसिकली ट्रू वैल्यू और जो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसके दरमियान का डिफरेंस होता है। एन एस्टिमेटर इज अनबायस्ड, एस्टिमेटर अनबायस्ड होता है इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो इसके बराबर आ जाए, ठीक है जी, थीटा के बराबर आ जाए। ऑन एवरेज इट हिट्स द टारगेट, यानी वो उस टारगेट को जो है वो हिट कर जाएगी, यानी आपके पास जो एरर है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। इंपैक्ट ऑन एक्यूरेसी, ठीक है जी, ये पढ़ते हैं जरा इसको, कि जो आपके पास बायस होता है, एक्यूरेसी इज अबाउट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, तो बायस इंट्रोड्यूस सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, कि जब ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आपके पास जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, तो बायस जो है वो आपको सिस्टमैटिक एरर जो है वो बताता है। अच्छा, यहाँ एक बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेसिकली बायस का मतलब क्या होता है कि आप के पास जो सिस्टमैटिक एरर है ना, ठीक है, उसको जो है वो एक तरह से एस्टिमेशन के दौरान जो सिस्टमैटिक एरर होता है उसको जो है वो बायस का नाम दिया गया है, ठीक है। और ये जो थीटा डैश लिखा हुआ है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है आपके पास ये थीटा डैश का मतलब क्या है, एस्टिमेटर, ठीक है, हाँ जी। तो अब दूसरा है जी, इवन इफ एन एस्टिमेटर इज प्रीसाइज, यानी आपके पास जो एस्टिमेटर है, यानी जो आपका जो फार्मूला है वो आपको प्रीसाइज वैल्यू दे रहा है, अगर वो बायस्ड है इट विल बी इनएक्यूरेट, तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रीसाइज वैल्यू तो दे रहा है, एक फार्मूला जो है वो आपको प्रीसाइज वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर वो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू के करीब नहीं है तो वो एक तरह से इनएक्यूरेट जो है वो माना जाएगा, ठीक है। बायस का मतलब क्या है कि आपके पास सिस्टमैटिक एरर कितना आ रहा है, ठीक है जी। और इसके अलावा आप ये जो थीटा डैश है इसका मतलब है एस्टिमेटर यानी फार्मूला। उसके बाद है मीन स्क्वेयर्ड एरर मेजर्स ओवरऑल एक्यूरेसी, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, वेरिएंस प्लस बायस का स्क्वायर, बायस इंक्रीजेस एमएससी हार्मिंग एक्यूरेसी, ठीक है, यानी अगर ये बढ़ जाता है बायस तो उससे एक्यूरेसी भी जो है वो काफी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है जी आपके पास स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज द बायस, बायस का मतलब क्या है, एरर, कि हम एरर को जो है वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं।
पहली स्ट्रेटजी है कि आप कुछ ऐसे एस्टिमेटर यूज करें, कुछ ऐसे फार्मूले यूज करें, ठीक है, जो कि अनबाइस्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यूजिंग एक्स बार फॉर म्यू अनबाइस्ड रादर देन द सैंपल मीडियन, ठीक है, कि सैंपल मीडियन जो होता है वो बाज़ दफा बाइस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो आप एक्स बार यूज कर लें म्यू के लिए। रैंडम सैम्पलिंग इंश्योर द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, कि जो आप सैंपल जिसके ऊपर आप सारा जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस सैंपल की, ठीक है, वो आपके पास क्या होना चाहिए, उसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। यानी अगर किसी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जो सैंपल साइज लिया जाएगा वो यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स का होना चाहिए, ना कि किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का हो। नेक्स्ट है जी आपके पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, कि आपने पॉपुलेशन को जो है वो होमोजीनियस डाटा में जो है होमोजीनियस पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देना है, एंड सैंपल प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, टू रिड्यूस बाइस ड्यू टू अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिससे बाइस जो है वो रिड्यूस हो सकता है। बाइस करेक्शन क्या है, फॉर नॉन फॉर्म्स ऑफ बाइस की अगर आपको पता लग गया है कि एरर आ रहा है, अप्लाई करेक्शन फैक्टर, तो कुछ करेक्शन फैक्टर्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप मेथड क्या है, रीसैम्पलिंग टेक्निक्स कैन एस्टिमेट एंड एडजस्ट फॉर बाइस के। रीसैंपल ले लें, दोबारा से सैंपल ले लें, तो इससे भी जो है वो आपके पास एरर जो है वो बाज़ दफा कम हो जाता है। प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले प्रॉपर तरीके से उसको डिजाइन कर ले। रैंडमाइजेशन, ब्लाइंडिंग एंड कंट्रोल ग्रुप्स रिड्यूस कंफाउंडिंग बाइसेस, ठीक है, कि इन मेथड्स के जरिए से भी एरर जो है वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल लिखी हुई है कि द सैंपल वेरिएंस, ये सैंपल वेरिएंस का फार्मूला इज बाइस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, अंडर एस्टिमेट्स, ठीक है, कि ये जो है वो सिग्मा स्क्वायर के लिए बाइस्ड है, यूजिंग 1/1 n-1 गिव्स अनबाइस्ड एस्टिमेट, यानी इस n की जगह अगर n-1 लगा दिया जाए, ठीक है, तो एरर जो है वो आपके पास थोड़ा सा कम हो सकता है। तो बाइस क्या होता है जी, बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है सिस्टमैटिक एरर है करेक्टेड बाय द प्रॉपर डिजाइन, अनबाइस्ड फार्मूलाज एंड एडजस्टमेंट, ठीक है, कि सिस्टमैटिक एरर को जो है वो हम कम कर सकते हैं प्रॉपर डिजाइन के साथ, अनबाइस्ड फार्मूलाज या एडजस्टमेंट वगैरह के साथ। तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं समझ आई तो आप कमेंट में, इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे दूसरों तक शेयर भी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।